ओके विद्यार्थियों, महाप्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन पाठशाला के इस प्रोग्रामिंग कार्यशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का 12वें एपिसोड में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 12वें एपिसोड में आपका मैं पुनः स्वागत कर रहा हूं। आज हम ऑपरेटर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे। हमारे लिए दो ऑपरेटर है अभी फ़िलहाल, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसकी बात करते हैं अपन। इंक्रीमेंट एंड ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस। इनकी जो नेचर है, इस नेचर के आधार पर ये दो भाग में बंटे हुए हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, क्या होगा? प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है ना। तो प्री इंक्रीमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं प्लस प्लस एक्स, और पोस्ट इंक्रीमेंट को ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस प्लस। ठीक है, सेम वैसे ही जब हम प्री डिक्रीमेंट की बात करते हैं, प्री डिक्रीमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, तो माइनस माइनस, ठीक है, और इसको लिखेंगे एक्स माइनस माइनस एक्स। और जो पोस्ट डिक्रीमेंट है इसको लिखेंगे एक्स माइनस माइनस। तो जब भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की हम बात करते हैं तो जो एक्स का वैल्यू है उसके अंदर या तो 1 प्लस होगा इंक्रीमेंट की केस में, या 1 माइनस होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, और जिसके थ्रू हम इस जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात और आपको ध्यान में होना चाहिए। मैंने मेरी पहले क्लास में, पहले वीडियोस में ये बताया था कि ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ये किस टाइप के ऑपरेटर होते हैं? यूनरी। ठीक है ना, ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब इसको जब हम लिखते हैं तो केवल एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है ना, दो ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, जब मैं लिखता हूँ m इक्वल टू 5, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ m प्लस प्लस या प्लस प्लस m, दोनों ही स्थिति में m की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। लेकिन जब इनका एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे तब आपको इसकी जो एक्चुअली अर्थ है वो आपको समझ में आ जाएगा। जब लिखते हैं y इक्वल टू, है ना, जैसे अपन ने लिखा m इक्वल टू 5 और y इक्वल टू m प्लस प्लस, या फिर आप ये लिखते हैं y इक्वल टू प्लस प्लस m। अभी m का वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है ना। और यही जब m प्लस प्लस इक्वल टू y लिखते है ना, y इक्वल टू m प्लस प्लस लिखते हैं, तो m का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है? 5 ही y के अंदर ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र होने के बाद में फिर m में इंक्रीज होता है, इसलिए इसकी जो इंक्रीज वाली जो वैल्यू है वो y को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर m का वैल्यू तो 6 होगा और y का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। और इस केस में अगर बात करेंगे तो m का वैल्यू भी 6 होगा और y का वैल्यू भी 6 होगा, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद जब m की वैल्यू बढ़ जाएगी फिर उसके बाद में इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है ना। तो यहीं पर क्या होगा? पहले इंक्रीमेंट, ठीक है, या अगर डिक्रीमेंट हो तो फिर डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद इनिशियलाइजेशन। क्लियर? और इस केस में पहले इनिशियलाइज होगा और बाद में, पहले इनिशियलाइज होगा और बाद में इंक्रीज होगा वैल्यू। तो इसलिए जो इंक्रीज वाली जो वैल्यू है वो
नहीं मिलने वाला है। किसको? y को। तो m की जो वैल्यू है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट को किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तब इनकी जो वैल्यूज़ है उसमें फ़र्क आ जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इसकी जब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जो दूसरी टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब असाइनमेंट ऑपरेटर को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। मैं अपनी पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको इस बात का पूरा जानकारी दिया था कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो इक्वल का साइन होता है, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड, ठीक है ना। इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू assign the result of an expression to a variable. It is used to assign the result of an expression to a variable. इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये हो गया कि जो भी कोई एक्सप्रेशन इवोल्यूट होता है उसकी जो वैल्यू है वो हम वेरिएबल में ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। अगर ये ऑपरेटर नहीं होगा तो फिर हम वैल्यू इनिशलाइज नहीं कर पाते। ये छोटा सा एग्जांपल है, मैं लिखता हूँ x इक्वल टू एक्स प्लस 20। तो x प्लस 20 एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? x के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये इवोल्यूट हो रहा है, एक्सप्रेशन होने के बाद में इसकी वैल्यू इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम इसलिए इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के रूप में किस तरीके से लिखते हैं उसको आप देखिए। ये एक्सप्रेशन है, उसको मैं छोटा करने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट हैंड में लिखने की मैं पूरा कोशिश करूँगा। जैसे ये लिखा हुआ है a इक्वल टू ए प्लस 1, ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में जब हम बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? a प्लस इक्वल टू 1, सेम वैल्यू है। ये दोनों ही एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक्सप्रेशन एक ही वैल्यू को रिटर्न करेंगे। दोनों ही एक्सप्रेशन जब इवोल्यूट होंगे तो आउटपुट आपको अलग अलग नहीं मिलने वाला है, आउटपुट आपको एक जैसा ही मिलेगा। ठीक इसी तरीके से जब आप लिखेंगे a इक्वल टू ए माइनस 1 तो इसे आप a माइनस इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। a इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 1, इसे आप a मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। a इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1, इसे आप a डिवाइड बाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये उसके छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आप सभी को समझना चाहिए। और ये जो ऑपरेटर है इसकी कुछ एडवांटेजेस है, ठीक है ना। इसकी कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कि जो भी चीज़ें लेफ्ट हैंड की साइड की ओर दिख रहा है उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना। जब हम लिखते हैं उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। अभी देखिए यहाँ पर ए है, इधर भी है। अब ये बार बार ए को लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार में ही अपना ये काम हो गया, ठीक है ना। इस वजह से ये क्या होता है? छोटा हो जाता है, कंसाइज हो जाता है, जिसको समझने में भी हमें आसानी रहती है। और ये एफिशिएंट भी होते हैं। क्या होते हैं? एफिशिएंट होते हैं। एक तो कंसाइज होते हैं, लिखने पढ़ने में आसानी रहता है, और जो लेफ़्ट साइड वैल्यू है वो बार बार रिपीट नहीं होता है, और तीसरी बात है एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को भी आप सभी लोग जानते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया था कि ये 3 ऑपरेंड लेता है। कितने ऑपरेंड लेता है? 3 ऑपरेंड। 3 ऑपरेंड लेने के कारण इस ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल
ऑपरेटर, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑपरेंड होते हैं। क्या होते हैं, 3 ऑपरेंड्स होते हैं, इस वजह से हम इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, देखिए एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन का साइन, एक्सप्रेशन 3। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर सबसे पहले क्या हो, ये जो है ना एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 जो मैंने लिखा, ये तीनों तो एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले ठीक है ना एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होगा, ठीक है ना। क्या इवैल्यूएट होगा, एक्सप्रेशन 1। जब एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट हो जाएगा, उसके बाद में तय होगा कि नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा इवैल्यूएट होना है। अगर ये 0 रिटर्न करता है, एक्सप्रेशन 1 को इवैल्यूएट करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है, ठीक है ना, तो हमारे लिए एक्सप्रेशन 3 आउटपुट के रूप में मिलेगा। अगर ये एक्सप्रेशन जो है इवैल्यूएट होने के बाद में 1 रिटर्न करता है, मतलब ट्रू रिटर्न करता है, तो फिर एक्सप्रेशन 2 इसके लिए काम करेगा। जो अगला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने वाला वो एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट होगा। छोटा सा कंसेप्ट अपन लिख के देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल जिसके थ्रू अपन इसको समझने का पूरा कोशिश करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है a = 10 b = 5, ये 2 वेरिएबल अपन ने ले रखा है, ठीक है ना। और लिखते हैं x = ठीक है ना, एक्सप्रेशन 1 क्या है कि a > b, ठीक है, क्या है a > b, तो यहीं पर क्वेश्चन मार्क है, a नहीं तो b। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इफ a > b then x = a, else x = b, ठीक है ना। ये ट्रू होने पर और ये फॉल्स होने पर, ये कंसेप्ट है। तो आज का एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।